I am operational excellence professional. Great, great. हेलो एवरीवन, दिस इज साचिब अगेन फ्रॉम बॉक्स ब्रेन। एज वी डिस्कस किया, हमने आपको बताया था कि एक अनदर एपिसोड के साथ एक टॉपिक के साथ हम आज आएंगे और लाइव आएंगे। टुडे वी आर विद मिस्टर उमर। हिज प्रीवियस एक्सपीरियंस विद पेप्सी पेप्सी कोला, और देन उसके बाद इनका जो एक्सपीरियंस है वो रहा है मास्टर ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर। नाउ ही इज हेडिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस एंड ऑल दैट, लीन प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दैट। तो आज जो हमारा टॉपिक हमने सेलेक्ट किया व्हाट्सएप के साथ, वो सेलेक्ट किया है रिलेटेड टू विजुअल फैक्ट्री। तो विजुअल फैक्ट्री के हवाले से हम बताएंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ विजुअलाइजेशन इन टुडेज वर्ल्ड, कि फैक्ट्री में विजुअलाइजेशन से कितना बेनिफिट होता है वर्कर्स को, स्टाफ को, मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को। तो बाकी है कि बिफोर एनी फर्दर डिस्कशन, तो मेरा तो बहुत काफी लोग सुनते रहते हैं मुझे, लेकिन आज जो है हम अपने गेस्ट को सुनेंगे कि इन्होंने किस तरीके से किया। और रिसेंटली आई थिंक यू हैव हाईलाइटेड आल्सो लीन लीन लीडरशिप वॉइस ऑन लिंक्डइन। तो उनके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं उमर साहब को रिगार्डिंग दिस। तो अब उमर साहब की सुनते हैं हम लोग, हमारी डिस्कशन चलती रहेगी। यस उमर, ओवर टू यू। Okay, thank you, sir. First of all, I would like to appreciate that you have given me the opportunity to talk about lean manufacturing, in particular visual management, in today's session. So before we start, हम सबसे पहले डायरेक्टली विजुअल मैनेजमेंट पे जाने से पहले थोड़ा सा लीन की फिलॉसफी को हमारे लिए समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लीन का कोई भी टूल जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं उस वक्त तक वो फ्रूटफुल नहीं रहता। वो फ्लेवर ऑफ द मंथ ही बना रहता है जब तक कि हम उसकी फिलॉसफी तक अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड ना कर पाएं। तो अगर मैं बात करूं लीन की, तो लीन बेसिकली है क्या? इसके टू कोर प्रिंसिपल्स हैं, टू कोर पिलर्स हैं। नंबर वन ये कि कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। अब कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट किस चीज़ की? एक आपकी ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज को हमने कम करना है, जैसे मुदा मुरा मुरी, इसके ऊपर हम फ्यूचर में जाके भी मजीद बात कर सकते हैं। दूसरा, हमने अपनी प्रोडक्ट में या सर्विसेज में अपनी वैल्यू क्रिएशन करनी है, वैल्यू को एनहांस करना है। ये तो एक मेन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की कमिटमेंट हो गई लीन की। जो दूसरा फंडामेंटल कोर है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं करते, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये बताता है कि बहुत ज़्यादा लीन डिप्लॉयमेंट जो है वो फेल हो जाती है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वो है एम्प्लॉय एंगेजमेंट। क्योंकि हम लीन को बेसिकली समझते हैं एज अ फंक्शनल अप्रोच। हम कहते हैं कि ये लीन जो है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का काम है, वो डिपार्टमेंट जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीन की एक्टिविटीज को कैरी ऑन करेगा। और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में ये कल्चर है, बल्कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि बाहर भी, इवन वेस्ट में भी कई कंपनीज ऐसी हैं जो लीन को फंक्शनल अप्रोच के तौर पर लेती हैं। हालांकि ये फंक्शनल अप्रोच बिल्कुल भी नहीं है, ये पीपल सेंट्रिक प्रोसेस अप्रोच है। तो वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा अंडर डिस्कशन में रहती है, जिसको अंडरमाइन किया जाता है, वो है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय एंगेजमेंट और एम्प्लॉय रिस्पेक्ट। यानी लोगों को आपने अपने पूरे प्रोसेस का पार्ट बनाना है। जब तक आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट नहीं बनाएंगे, आपका कोई भी फंडामेंटल टूल, चाहे लीन का कोई भी हो, इवन विजुअल मैनेजमेंट ही क्यों ना हो, वो फुलफिल नहीं होता। तो अब मैं इस टॉपिक के ऊपर, जब मैं अपना रिसर्च वर्क कर रहा था और जब मैंने अपनी कंपनीज को स्विच किया और इस चीज़ के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया, तो स्टडी के दौरान एक पॉल एकन्स की मेरे पास एक बहुत अच्छी और फ्रूटफुल स्टेटमेंट जो है वो आई, और काफ़ी मशहूर इनकी कोट है। वो ये कहता है कि लीन इज एवरीथिंग अबाउट सीइंग एंड डूइंग, एंड इफ यू कांट सी एनीथिंग यू कैन नॉट डू। ठीक है, सिंपल सा इसकी फिलॉसफी है कि आप किसी चीज़ को उस वक्त तक कंट्रोल या इम्प्रूव नहीं कर सकते जब तक कि वो चीज़ आपके सामने विजुअली एप्लीकेबल ना हो, विजुअलाइजेशन जब तक आपको उस चीज़ की ना हो। तो यहाँ से हमारा जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है विजुअल मैनेजमेंट का या विजुअल फैक्ट्री का, वो शुरू होता है। अब अगर मैं इसकी कोर जो है एप्लीकेशन में जाऊं, तो वो सिंपल ये है कि हमने अपने ऑपरेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना है और अंडरस्टैंडेबल बनाना है उन तमाम लोगों के लिए जो शॉप फ्लोर के ऊपर आते हैं। तो विजुअल मैनेजमेंट का जो कोर प्रिंसिपल है वो ये है। अच्छा, अब किस तरीके से लीन के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है? वो इस तरीके से इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है
जब आप इसको को रिलेट करते हैं दो चीज़ों के साथ, एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के साथ और एक डेली मैनेजमेंट के साथ। यानी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिंपल ये है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं वो क्या हैं? स्ट्रेटेजिक गोल्स, टारगेट्स एनुअली, बाय एनुअली या क्वार्टरली वो क्या हैं और किस तरीके से आपने उन गोल्स को ट्रांसलेट करना है शॉप फ्लोर पे अपने डेली मैनेजमेंट के साथ कि जो आपके कंपनी का ओनर है वो क्या सोच रहा है और अगर मैं उसको कनेक्ट कर दूं कि फ्लोर पे काम करने वाला मेरा ऑपरेटर, टेक्नीशियन, मैनेजर, सीनियर मैनेजर और जितना भी मेरा जो है पैराडाइम है मैनेजमेंट का, वो किस तरीके से अपने डे टू डे टास्क कर रही है, ये डायरेक्टली कोरिलेट करता है आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के साथ एंड देन कोरिलेट करता है आपकी विजुअल मैनेजमेंट के साथ। अच्छा, इसमें अगर मैं सबसे मोस्ट फंडामेंटल टूल की बात करूं, तो वो हमारे पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के हवाले से ओबेया का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब ओबेया एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब है वॉर रूम। अब होता क्या है कि जब आपका डे स्टार्ट होता है, डे बिगन होता है, तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं रेलेवेंट फंक्शंस के वो इकट्ठे हो जाते हैं और एक वार स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अब ऑब्वियसली हमारी डे टू डे मैनेजमेंट एक वॉर स्ट्रेटेजी ही है बेसिकली। तो वो अपने केपीआईज को, जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, जो बेसिकली बैलेंस स्कोर कार्ड में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी के अंदर आ जाते हैं, उनको विजुअलाइज करवाते हैं ग्राफिकल फॉर्म में। अब वो जो ग्राफ्स हैं, वो जो ट्रेंड्स हैं, वो कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। वो उन पर्टिकुलर केपीआईज की करंट स्टैंडिंग कहाँ पर इस वक्त खड़ी हुई है, वो ये हमें बताते हैं। अब लीन यहाँ पर क्या कहती है? लीन यहाँ पर ये कहती है कि आपने अपना कोई केपीआई जब अपनी शॉप फ्लोर के साथ इंट्रोड्यूस करवाना है, तो आपने कोशिश करनी है कि मोस्ट रेलेवेंट लोग जो है ना उसमें एंगेज हो। यूजुअली अगर हम देखें थोड़ा सा वेस्ट कल्चर को, वेस्ट डोमेन को, तो वहां पर क्या होता है कि लंबी लंबी प्रेजेंटेशंस होती हैं, 3 से 4 घंटे की प्रेजेंटेशन चलती है जिसको तैयार करने में ही तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं। मैंने खुद ये चीजें एक्सपीरियंस की हैं। बट यहाँ पे लीन इस पूरे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को के पैराडाइम को चेंज कर देता है वाया विजुअल मैनेजमेंट। डेली एक पर्सन आएगा किसी भी फंक्शन का, वो अपने कोर केपीआईज को प्रेजेंट करेगा इन ग्राफिकल फॉर्म्स और आप उन ग्राफ्स की मदद से देख लेंगे कि आपका वो केपीआई प्रीवियस ट्रेंड्स में क्या रहा है, आज की तारीख में फॉर द डेट वो ट्रेंड क्या है और टारगेट के अगेंस्ट उसने क्या परफॉर्म किया। तो एक ग्लांस के अंदर, एक एक स्नैपशॉट के अंदर आपको उस पर्टिकुलर केपीआई की एक पिक्चर मिल जाती है एंड 30-35 मिनट्स के अंदर, मैक्सिमम 40 मिनट्स के अंदर तमाम कोर फंक्शंस जो हैं अपने डे टू डे बेसिस के ऊपर ये केपीआईज को ओबया के अंदर प्रेजेंट करते हैं और एक फंडामेंटली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का साइकिल जो है वो चल पड़ता है। तो ये एक सबसे बेसिक स्ट्रेटेजी है विजुअल मैनेजमेंट को यूटिलाइज करने के लिए, आपकी डायरेक्टली जो लिंक करे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के साथ। अच्छा, इसके अलावा भी अगर आप देखें कि किस तरीके से लीन के अंदर ये कोरिलेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑपरेशनल एक्सीलेंस की बात करूं, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज जो हमारे सिस्टम्स के अंदर होती हैं, जैसे मुद्दा हो गया, मुरी हो गया, इस तरह की जितनी भी इनएफिशिएंसीज हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसकी विजुअलाइजेशन के लिए लीन के बहुत ज़्यादा टूल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो कि विजुअल मैनेजमेंट की डोमेन के अंदर आते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूं कि हमारी प्रोडक्शन की पैराडाइम में, जैसे मैंने ओबेया का एक जिक्र किया, वहां पे दूसरा जो सबसे फंडामेंटल कोर प्रिंसिपल है वो है गैम्बा का, गो एंड सी। ठीक है, आप उस एक्चुअल प्लेस जहां पर वो इंसिडेंट हुआ है, जहां पर आप जिस कोर हॉटस्पॉट को आप डिस्कस कर रहे हैं, आप वहां पर जाएंगे, वहां पर जाके ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हुआ है। तो गैम्बा को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत ज़्यादा टूल्स इस्तेमाल होते हैं, जिसमें से जो मेरे एक्सपीरियंस में आया वो बेसिकली ओनो सर्कल्स है। आप मल्टीपल एरियाज के अंदर ओनो सर्कल्स जो हैं फ्लोर के ऊपर डिप्लॉय कर देते हैं, जो कि फंडामेंटली एड करता है किसी भी गैम्बा ऑब्जर्वर को कि उसने किस जगह पे, किस पोजीशन पे खड़े होके क्या ऑब्जर्वेशन देनी है। तो ये गैम्बा सर्कल्स भी जो होते हैं वो स्ट्रेटेजिकली अलाइंड होते हैं कि किन किन प्रोसेसेस को बेसिकली आपने विजुलाइज कराना है टू फर्स्ट आइडेंटिफाई दी मोडास। ठीक है, कि आप सबसे पहले मोडास को आइडेंटिफाई करें, आपके सिस्टम की इनएफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करें। इसी तरह प्रोडक्शन के अंदर कैन बैन जो है, कैन बैन सिग्नल्स वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि आपके जो WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस, दो स्टेशंस के दरमियान में वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए। वो टू बिन कैन बैन
वन बिन कैन बैन साइकिल के थ्रू वो कंट्रोल होती है। अब वो जो कैन बैन सिस्टम है ये भी बेसिकली विजुअल एड ही है कि आपने कौन सी ट्रॉली और उसके ऊपर जो रिप्लेनिशर का नाम लिखा होगा, मूवर का नाम लिखा होगा विद पिक्चर, तो वो आपको बताएगा कि किस बंदे ने कब किस वक्त जाके कितनी क्वांटिटी में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के दरमियान में जो एडजेसेंट इंटरनल कस्टमर और सप्लायर्स होते हैं उसमें आपने रिप्लेनिशमेंट करनी है अपनी वर्क इन प्रोग्रेस की। तो बेसिकली यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो विजुअल मैनेजमेंट है वो पुश से कन्वर्ट होके हमें पुल सिस्टम की तरफ जो है वो लेके जा रहा है, यानी कस्टमर ड्रिवन, ताकि इन्वेंट्री जो है मिनिमम हो और हम जस्ट इन टाइम के तरफ चले जाएं। तो इसी तरह प्रोडक्शन डोमेन के अंदर ये दूसरा टूल हमारे पास कैन पैन सिस्टम हो सकता है। इसी तरह आपने और हमने कई दफ़ा सिग्नल बीकन्स देखे होंगे कई मशीनरी के ऊपर, वो 3 से 4 अलग अलग कलर्स के अंदर बीकन्स लगे होते हैं जिसको एंड ऑन सिग्नल्स बोला जाता है। यानी बेसिकली वो सिग्नल बता रहे होते हैं कि आपकी जो प्रोडक्शन लाइन है वो इस वक्त ग्रीन, अगर ब्लू लाइट होगी इसका मतलब है एवरीथिंग इज ओके, अगर येलो लाइट है तो इसका मतलब है कि लाइन तो बेसिकली चल रही है बट देर इज समथिंग दैट नीडेड टू बी डन, चाहे वो कोई मटेरियल का मसला हो, चाहे वो कोई ऐसा फॉल्ट हो जो बार बार आ रहा है, बट फॉर फॉर द मोमेंट आपकी मशीन जो है ब्रेक डाउन पे नहीं जा रही। और अगर रेड सिग्नल हो इसका मतलब है कि एमरजेंसी है या कोई मशीन जो है वो डाउन टाइम पे चली गई है और टेक्नीशियन जो है आपने कॉल करना है और उससे कोई जो भी रेलेवेंट काम है वो करवाना है। इसी तरह अगर आप मेंटेनेंस के अंदर देखेंगे तो मेंटेनेंस के अंदर हम बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस डैशबोर्ड्स दिखा रहे होते हैं जिसमें अपने डाउन टाइम्स हम दिखाते हैं, करेक्टिव एक्शन प्लान दिखाते हैं, रूट कॉज एनालिसिस। मैंने अपनी एक्सपीरियंस में देखा है कि हम अक्सर फ्लोर रूट कॉज एनालिसिस कर रहे होते हैं मशीन डाउन टाइम्स का और प्रॉपर ट्रैक रख रहे होते हैं ताकि फ्लोर के ऊपर खड़े हुए हर शख्स को पता हो कि उसके केपीआई के साथ बेसिकली हो क्या रहा है। जो मैंने सबसे पहले बात की कि फंडामेंटली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना कोई भी विजुअल एड जब डिप्लॉय करते हैं तो वो फ्लोर पे मौजूद एम्प्लॉय को, पीपल को, लोगों को कितना इंगेज कर रहा है। तो जितनी ज़्यादा बेहतर तरीके से एंगेजमेंट होगी, जितनी ज़्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन होगा, उतना बेहतर आपका वो पर्टिकुलर विजुअल एड जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा। इसी तरह अगर हम टीपीएम की बात करें तो टीपीएम भी मेंटेनेंस के अंदर विजुअल एड हम इस्तेमाल करते हैं एक ब्लू टैगिंग या ग्रीन टैगिंग को यूज करते हुए, कि अगर कोई आपकी मशीनरी है और उसमें कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर कोई वर्क ड्यू है, तो आप उस वर्क को उस एरिया को टैग कर देते हैं और उसके ऊपर रिमार्क्स अपने लिख देते हैं कि ये वाला जो सेक्शन ऑफ द मशीन है इसके ऊपर ये वाला पर्टिकुलर काम जो है, पर्टिकुलर टास्क जो है वो ड्यू है। और इसी तरह अगर हम आगे चलते जाएं तो क्वालिटी गेट्स की, क्वालिटी डिपार्टमेंट, क्वालिटी सेक्शंस की बात की जाए तो सबसे मोस्ट फंडामेंटल यूज होने वाला जो टूल है वो बेसिकली क्वालिटी गेट्स की विजुअलाइजेशन है। जो डिफेक्ट्स आपके पास रिकरिंग आ रहे होते हैं, पेरेटो एनालिसिस के बाद आप टॉप 5 डिफेक्ट्स या टॉप 10 डिफेक्ट्स निकाल लेते हैं जो पिछले एक महीने में या एक क्वार्टर में आ रहे होते हैं, फिर उन डिफेक्ट्स की विजुअलाइजेशन करवा देते हैं। अब होगा क्या कि जब सुबह सुबह जब आपकी प्रोडक्टिविटी स्टार्ट होगी प्रोडक्शन, तो आपका क्वालिटी कंट्रोल सर्कल जब इकट्ठा होगा तो उसके सामने विजुअल एड्स लगे होंगे। तो अगर कोई ऑपरेटर या कोई टेक्नीशियन या कोई वर्कर जिसको पास इतना टाइम नहीं है कि वो डिटेल्स में कोई डॉक्यूमेंटेशन पढ़े या देखे, कॉम्प्लेक्स एसओपीज देखे, तो वो सिंपल उन विजुअल्स को, उन पिक्चर्स को देखे गो नो गो या गुड एनजी कोई भी आप उसमें कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर की विजुअलाइजेशन करवा सकते हैं। तो वो एट अ ग्लांस उसको रिफ्रेशर आ जाएगा कि यार ये मेरे टॉप 5 डिफेक्ट्स थे जो पिछले 1-2 महीने में आए हैं, मैंने एटलीस्ट इनको अवॉइड करना है। और इसी तरह अगर मैं बात करूं वेयर हाउसिंग की, लॉजिस्टिक्स की, तो 5S डिप्लॉयमेंट आ जाती है। इसी तरह मेंटेनेंस के अंदर 5S के टूल्स आ जाते हैं जिसमें फ्लोर मार्किंग है, जोनिंग है, टैगिंग है। इसी तरह बिन कार्ड्स है। अगर मैं इन्वेंट्री की बात करूं, फीफो के विजुअल्स हैं जो कि बेसिकली असिस्ट करेंगे रिप्लेनिशर को कि कहाँ से उसने रिप्लेनिशमेंट स्टार्ट करनी है अपने रैक्स के अंदर, और जब किसी को चीज को रिट्रीव करना है, डिस्पैच करना है, तो कहाँ से आपने फैच करना है बेसिकली अपने प्रोडक्ट को या इन्वेंट्री को। तो फीफो की विजुअलाइजेशन, लीफो की विजुअलाइजेशन यहाँ पर हमें इन्वेंट्री के अंदर जो है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर जो है ना वो हेल्प आउट कर रही होगी। इसी तरह अगर मैं एचएससी की बात करूँ तो हैस्कॉम
हैज़र्ड कम्युनिकेशन के जितने भी विजुअल्स हैं, वो सारे के सारे इसमें, अगर कोई एक ऐसा शख्स आ जाता है प्लांट पे जो उस फैसिलिटी का हिस्सा ही नहीं है, तो उसको भी वो विजुअल्स देख के थोड़ा-सा ग्लांस आ जाता है कि यार क्या-क्या चीज़ें मैंने अवॉइड करनी है। तो वो इस तरीके से डिज़ाइन हुए होते हैं कि अगर कोई एक शख्स, उसका लिटरेसी लेवल इतना नहीं भी है, तो भी वो उस हैज़र्ड को जो है, वो एनालाइज़ कर सके, जज कर सके सिर्फ़ उन विजुअल्स को देख के। इसी तरह मल्टीपल एरियाज़ के अंदर जो है ना आपको नज़र आएँगे कि विजुअल एड्स और विजुअल फैक्ट्री के जो टूल्स हैं वो डिप्लॉय किसी न किसी शक्ल में हुए होते हैं। मैं एक एफएमसीजी सेक्टर में गया, कराची के अंदर ही मेरा एक विज़िट था, तो वहाँ पर मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त एक चीज़ देखी कि ऑफ़िस ब्लॉक के अंदर भी और प्लांट के अंदर भी पीडीसीए साइकिल्स हर जगह जो है ना वो लगे हुए थे। अब पीडीसीए सिंपल एक टूल है कि आपने डेली वर्क जो करना है, उसमें कई ऐसी चीज़ें होंगी, जो टाइम ड्यूरेशन जिसमें बहुत ज़्यादा होगा। तो बजाय इसके कि आप वर्ड फाइल्स के अंदर या एक्सेल फाइल्स के अंदर उसके गैंट चार्ट बड़े-बड़े रखें, तो आप पीडीसीए साइकिल के थ्रू विजुअलाइज़ करवा देते हैं उनकी इम्पोर्टेंट टास्क को, कि अभी वो पर्टिकुलर टास्क प्लानिंग फेज़ में है, डू फेज़ में है, एक्ट फेज़ में है या किस फेज़ में है। तो आप जब डेली गैम्बा कर रहे होंगे तो सिर्फ़ उस बोर्ड को देख के आपको असेसमेंट मिल जाएगी कि आपका कौन-सा पर्टिकुलर टास्क जो है, इस वक़्त कहाँ पे खड़ा है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो विजुअल मैनेजमेंट के मल्टीपल टूल्स जो हैं वो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी-अपनी फैसिलिटी के अंदर, और जो आपको असिस्ट करेंगे बेसिकली ओवरऑल लीन को डिप्लॉय करने में, और इन पर्टिकुलर आपके जो स्ट्रैटेजिक गोल्स होंगे उसको मीट करने में। अच्छा, अब ये तो वो सारे टूल्स हो गए जिसके ऊपर अब हमने बात की है। अब थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली अब एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर विजुअलाइज़ेशन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो अब आपने कोई काम उस पे शुरू करना है, तो मल्टीपल चैलेंजेस जो है ना वो आपको आ सकते हैं, जो मैंने भी अपने 11 टू 12 इयर्स के करियर में जो है वो फेस किए। तो उसमें फंडामेंटली मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ 5 टू 4 4 टू 5 स्टेप्स जो हैं वो आपको बता सकता हूँ कि अगर आप ये स्टेप्स अडॉप्ट कर लेंगे तो होपफुली किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो सब्जेक्टेड हॉटस्पॉट होगा, जहाँ से वो डिफेक्ट या जहाँ से वो एबनॉर्मेलिटी जनरेट हो रही है, तो आप उसको बेहतर तरीके से विजुअल मैनेजमेंट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो डिप्लॉयमेंट फेज़ में आएगा वो आपकी असेसमेंट आएगा, जो कि बेसिकली सिर्फ़ होगा ही गैम्बा के थ्रू। अब गैम्बा एक कोर प्रिंसिपल है जिसमें आपने जिस पर्टिकुलर एरिया की विजुअलाइज़ेशन करनी है, चाहे वो क्वालिटी के हवाले से हो, चाहे वो हैज़ार्ड एनालिसिस के हवाले से हो, चाहे वो हैसप के हवाले से, व्हाटएवर इट इज़, आपने उस टीम के साथ बतौर लीन एक्सपर्ट या बतौर कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट एक्सपर्ट आपने जाना है और असेसमेंट करनी है उस पर्टिकुलर एरिया की कि एक्चुअली हमारा स्कोप ऑफ वर्क है क्या? हम किस डिफेक्ट को बेसिकली रिमूव करना चाह रहे हैं, किस एब्नॉर्मैलिटी को आइडेंटिफाई करके उसको मिटिगेट करना या उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले असेसमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा? यूजुअली मैंने ये देखा है अक्सर कि बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड भी विजुअलाइज़ेशन कई जगह पे हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1-2 जगह मैंने देखा कि हॉल है, वहाँ पर कोई भी एज़ सच हैज़र्ड नहीं है, नंबर ऑफ पीपल भी कम है, लेकिन वहाँ पर बेतहाशा सेफ्टी के हवाले से अवेयरनेस के जो है पोस्टर्स लगे होते हैं। तो देखकर ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये प्लान करके नहीं किया गया, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट किया गया है कि बस थोड़ी-सी जो है ना खूबसूरती को बढ़ाना है अपने वर्किंग एनवायरनमेंट की, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो आपकी ओवर प्रोसेसिंग में चला जाएगा या आपका टाइप ऑफ मुद्दा हो जाएगा। उसमें जस्ट आप पैसे लगा रहे होंगे बट उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमेशा असेसमेंट नंबर 1 पहले होनी चाहिए कि आपने करना क्या है। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में अगर आपको बताऊँ तो हमने गैम्बा किया जहाँ पर हमने एक जो डिफेक्ट बार-बार आ रहा था, कस्टमर की तरफ से कंप्लेंट उसमें आ रही थी, तो हमने प्रॉपर गैम्बा करके सिर्फ़ उस डिफेक्ट को फ़ोकस किया और उस डिफेक्ट से रिलेटेड उसके जो प्रीवियस सप्लायर था, इंटरनल सप्लायर और उसका जो एडजेसेंट कस्टमर था, उससे फीडबैक लेके लोगों को एंगेज करके 3 से 4 विजुअल्स बनाए। सिर्फ़ तस्वीरें, कोई डिस्क्रिप्शन उस पर नहीं लिखी हुई थी, कोई एसओपी उस पे नहीं लिखा हुआ था और हमने 7 बोर्ड के ऊपर लगा दिए।
कि जब भी सुबह क्वालिटी कंट्रोल सर्कल की मीटिंग होगी तो आपने ये विजुअल्स जो है वो देख लेने हैं। उसका फायदा क्या हुआ कि विद इन 2 to 3 days 6% जो डिफेक्ट रेशो है वो हमारी कम हो गई और वो विद इन द रेंज आ गई जो उस पर्टिकुलर स्टेशन में बहुत ज्यादा आ रही थी। अब बजाय इसके कि मैं पूरा हॉल के क्वालिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल और इस तरह की बहुत सारी बेतहाशा चीजों से भर देता, उससे कोई फायदा नहीं होना था। लेकिन हमने गैम्बा करके असेसमेंट की और उसको फ्रूटफुल बनाया ताकि वो हमारे केपीआई के अंदर, हमारी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट कर सके और डेली मैनेजमेंट जो हमारे एम्प्लॉयज की है उसमें उनको एड कर सके। तो विजुअल एड बेसिकली विजुअल फैक्ट्री का सबसे कोर प्रिंसिपल है कि जो भी आप तस्वीर लगा रहे हैं, जो भी आप विजुअल टूल लगा रहे हैं, वो आपको कोई इंफॉर्मेशन एट ग्लांस दे रहा हो, वो आपको बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने से थोड़ा सा दूर करे और आपको मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम और इफेक्टिव जो है वो इन्फॉर्मेशन दे। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा स्टेप है वो है एंगेजमेंट। अगर आप अकेले जाके अपने ज़हन से सोच के डिप्लॉयमेंट शुरू कर देंगे और आपका फ्लोर का लड़का या फ्लोर पे जो काम करने वाला बंदा है वो उससे अलाइन नहीं होगा, तो आपका ये पूरी एफर्ट जो है वो एफर्टलेस चली जाएगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि जब भी आप लीन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका काम होता है अपने आप को कन्विंस करना कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसका फ़ायदा होगा। और दूसरा काम होता है जिन लोगों के लिए आप वो डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं वो भी आपसे कन्विंस्ड हो। आप लीन का कोई प्रिंसिपल भी बुलडोज़ नहीं कर सकते। तो क्योंकि लीन जब तक आपके बिहेवियर में नहीं आएगी, तब तक आप उसकी डिप्लॉयमेंट को सक्सेसफुल बना ही नहीं सकते। वो 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन के बाद जब आप फ़ॉलो अप करना छोड़ेंगे, वो चीज़ डेड हो जाएगी। तो एंगेजमेंट करें, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी कि उस हॉटस्पॉट के ऊपर जो ऑपरेटर काम कर रहा था, उससे प्रीवियस स्टेशन के ऊपर और उससे नेक्स्ट स्टेशन के ऊपर जो काम कर रहा था लड़का, हमने उन सबको गैम्बा के अंदर शामिल किया विद मैनेजर्स और उनको साथ मिला के जो है वो उनको रिस्पेक्ट दी, उनको म्यूचुअल रिस्पेक्ट की पैराडाइम में लेकर आए, जो कि जैसे मैंने आपको कहा कि ये पीपल सेंट्रिक अप्रोच है। तो जब उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ तो उन्होंने उस चीज़ को ओन किया कि ठीक है, ये जो भी अब काम होने जा रहा है ये हमारे लिए होगा और हम बेसिकली इसके ओनर हैं। अच्छा, इसके बाद जो है आपने स्कोप इन स्कोप आउट बड़े बेहतर तरीके से करना होता है कि आप मैक्रो लेवल के ऊपर विजुअल फैक्ट्री पे जा रहे हैं या माइक्रो लेवल पे या रूम लेवल पे या स्टेशन लेवल के ऊपर आप जो है ना विजुअल मैनेजमेंट कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप स्कोप डिफाइन नहीं करेंगे, आप स्कैटर्ड रहेंगे, आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम से आप उतना दूर रहेंगे। तो हमने प्रॉब्लम फोकस्ड बेसिकली विजुअल मैनेजमेंट जो है वो करनी है। अच्छा, इसकी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैं आपको अपने एक प्रीवियस कंपनी के एक्सपीरियंस से देता हूँ कि हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया से इंजरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई। तो बतौर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट गाय मैं उस एरिया में गया, एचएससी का एक लड़का मेरे साथ था। तो हमने डिटेल्ड में ऑपरेटर्स के साथ डिस्कशन की कि यार ये आपके एरिया में इंजरी जो है वो क्यों आ रही है। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का भी रोल है कि आपने जॉब सेफ्टी एनालिसिस करना होता है और क्रॉस फंक्शनल टीम्स के साथ करना होता है। तो हमने जब अंडरस्टैंडिंग की तो लड़के ने कहा कि सर मेरे मेरे इस काम के अंदर एक ऑपरेटर हेल्प आउट करता है। अब चूंकि मुझे विजुअली वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो कभी-कभार ऐसा होता है कि ऑपरेटर जो मेरा हेल्पर है वो काम कर चुका होता है और उसके बाद मैंने मशीन को ऑन करना होता है। बट होता ये है बाज़-औक़ात कि वो अपना काम कर रहा होता है और मुझे सिग्नल ये मिलता है कि शायद मैंने अब मशीन चलानी है। तो जब मैं मशीन को ऑन कर देता हूँ, तो वो ऑपरेटर जो है, वो मशीन के चलने की वजह से उसका हैंड जो है वो इंजर हो जाता है। तो हमने सिंपल क्या किया, हमने एक कहा कि आपने जब तक ऑपरेटर एक एंड ऑन सिग्नल को ऑपरेट नहीं करेगा, आपका हेल्पर, आपने मशीन नहीं चलानी। तो हमने क्या किया, एक सिग्नल को जनरेट करवा के जॉब सेफ्टी एनालिसिस करने के बाद, जो कि बेसिकली ओएचएस का एक टूल है, तो हमने एक एंड ऑन सिग्नल ऐड करवा दिया कि यार तुमने ये बटन प्रेस करना है, ये वाली लाइट जो है वो जब तक जलती रहेगी तब तक ऑपरेटर को पता चलता रहेगा कि मैंने मशीन को ऑन नहीं करना। अब जैसे ही आप अपनी लोडिंग कंप्लीट कर लो, यू हैव टू स्विच ऑफ द लाइट और उसके बाद जो है ऑपरेटर जो है वो अपना काम जो है वो कर सकता है। तो अब हम वहां पर जाके बजाय से कि लंबी चौड़ी ट्रेनिंग देते 5-6 घंटों की, वहां पर बेतहाशा विजुअल्स लगा देते, वो प्रॉब्लम वहीं का वहीं रहता। तो हमने प्रॉब्लम सेंट्रिक विजुअलाइजेशन करनी होती है। तो उसके बाद फिर क्या है कि जब आप एक
एक विजुअल टूल को डिप्लॉय कर देते हैं, तो आपने ट्रेनिंग्स देनी है, ट्रेनिंग्स देने के बाद आपने रिफ्रेशर्स देने हैं, क्योंकि ओके। रिफ्रेशर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और इससे एम्प्लॉयी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी मेंटेन रहता है। अच्छा, लास्टली और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम बेसिकली अक्सर मैंने देखा है कि कंपनीज़ जो है ना इसको मिस कर देती हैं, वो है स्टैंडर्डाइज़ेशन ऑफ द विजुअल एड्स। अब फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी चीज़ें हैं वो अक्रॉस द ग्रुप एक जैसी हैं, तो उसका विजुअलाइज़ेशन का स्टैंडर्ड भी एक जैसा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 5S की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी तब हो जाती है जब आपकी फ्लोर मार्किंग के लेजेंड्स एक एक ही कंपनी में एक ऑर्गेनाइजेशन के एक फैक्ट्री के कुछ और हो जाएँ और साथ वाली फैक्ट्री के कुछ और हो जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सबसे पहले एक लेजेंड को डिसाइड कर लेना है कि येलो कलर लाइन का क्या मतलब है, ऑरेंज, ब्लू, रेड, ग्रीन और इसी तरह आपने कौन-सा कलर जो है वो हेल्थ हैज़र्ड के लिए यूज़ करना है। आपने फिर वही कोड हर फैक्ट्री के अंदर विद इन वन ऑर्गेनाइजेशन आपने मेंटेन रखना है। ताकि अगर कोई एक शख्स एक एरिया में ज़्यादा देर टाइम गुज़ारता है, तो वो दूसरी फैक्ट्री में जाए तो अब क्योंकि तो उसको याद रहेगा ना कि किस कलर का क्या मतलब था। तो वहाँ पर जाके उसको नए कलर कोड्स ना मिल जाएँ, नए लेजेंड्स ना मिल जाएँ, तो स्टैंडर्डाइज़ेशन ऑफ द विजुअल्स बड़ा ज़रूरी है। जो एक चीज़ के लिए सिंबल आप एक फैक्ट्री में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपकी ग्रुप के अंदर जो भी आपका ग्रुप है इन पर्टिकुलर, वो हर फैक्ट्री के अंदर जो है वो सेम रहना चाहिए। ताकि अक्रॉस द ब्रॉड एक ही जैसा जो है ना आप स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्लीमेंट करें। तो ये कुछ 4 से 5 स्टेप्स थे जिसको अगर आप मद्देनज़र रखते हुए विजुअल एड ऐड करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अब चैलेंजेस इसमें क्या आते हैं? चैलेंजेस बेतहाशा आते हैं। अच्छा, ये बेसिकली चैलेंजेस क्यों आते हैं? क्योंकि जैसे मैंने अपने उसके बात के स्टार्ट में कहा कि फ़िलॉसफ़ी बेसिकली नहीं हम कन्वे कर पाते अपने कस्टमर को यानी क्योंकि मैं एक कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट का अगर प्रोफ़ेशनल हूँ, तो जिस डिपार्टमेंट के लिए मैं काम कर रहा हूँ, वो मेरा कस्टमर ही हुआ। तो अगर मैं अपने कस्टमर को इस सेंस में चीज़ डिप्लॉय करके दे रहा हूँ कि भाई ये आपने करना है, ये आपकी जॉब है और इसके अलावा गुज़ारा नहीं है, तो वो कभी भी उसकी ओनरशिप नहीं लेगा। तो जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसको आपको पहले अपने क्लाइंट को, कस्टमर को पहले समझाना पड़ेगा कि ये है क्या? तो अगर आप नहीं समझाएँगे ना, तो आपको 2 चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। एक आपको माइंडसेट इश्यू फेस करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा और एक आपको रेजिस्टेंस टू चेंज जो है फेस करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप किसी भी जगह ओबेया स्टार्ट करेंगे तो आपको ये लफ्ज़ बार-बार सुनने को मिलेगा कि यार ये डाटा तो हमारे पास है, ये तो हम कंप्यूटर में फलाँ-फलाँ मीटिंग के अंदर भी दिखा देते हैं, तो हम इतनी एफर्ट क्यों करें, हम पेपर के ऊपर ये ग्राफ्स क्यों बनाएँ? तो म आपने फिर उस उनको बताना है कि भई आप जब प्रेज़ेंट करते हैं अपने काम को मैनेजमेंट के सामने ऑन कंप्यूटर, तो उस जगह पे आपका फ्लोर इंचार्ज नहीं होता, आपका असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर नहीं होता एंड ही इज़ नॉट अवेयर व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग विद देयर केपीआईज़। तो आप किस तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को, उस कम्युनिकेशन को पास ऑन करेंगे नीचे डाउन द लाइन और जो आप डाटा वहाँ पे दिखा रहे हैं वो विजुअली उस तरीके का है ही नहीं कि जिससे आप मीनिंगफुल आउटपुट्स जो हैं वो ले सकें। ठीक है? सिर्फ़ एक नंबर नहीं दिखाना मतलब आज के दिन की परफ़ॉर्मेंस नहीं दिखानी या आज के महीने की परफ़ॉर्मेंस नहीं दिखानी। आपने ये बताना है कि जन, फ़ेब, मार्च में क्या ट्रेंड्स रहे सेम केपीआई का, इस वीक के अंदर डेली वाइज़ क्या क्या ट्रेंड रहे और आपका टारगेट के अगेंस्ट क्या आपकी परफ़ॉर्मेंस आ रही है। और यही चीज़ जब आपके फ्लोर पे खड़े लड़के को पता होगी, तो वो पेन लेके काम करेगा। वो आपको डेली बेसिस की मैनेजमेंट इम्प्रूव करके दिखाएगा, जो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगी आपके केपीआईज़ के अंदर। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना, बताना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं बताएँगे, तो जैसे मैंने पहले बात की, वो फ्लेवर ऑफ द मंथ रह जाएगा। 1 हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद, जैसे ही आप उस चीज़ को छोड़ेंगे, वो चीज़ डेड हो जाएगी। तो माइंडसेट के अगेंस्ट जाना, रेजिस्टेंस टू चेंज के अंदर जाना को काउंटर करना बड़ा ज़रूरी है। फिर बाज़ लोगों को जो मैंने एक्सपीरियंस किया है थोड़ा-सा फ़ियर ऑफ एक्सपोज़र भी होता है कि यार अगर हमारी चीज़ें विज़ुअलाइज़ होना शुरू हो जाएँगी, तो हमारी डेफ़िशिएंसीज़ जो है वो सामने आना शुरू हो जाएँगी। तो हाँ, तो बतौर लीन प्रोफ़ेशनल हमें उनको बताना है कि वी आर एग्ज़ैक्टली हियर फॉर दैट कि हमने आपकी इनएफिशिएंसीज़ को ही तो
बेसिकली एक्सपोज करके उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। अब नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, हर बंदे के हर फंक्शन के कोई ना कोई फ्लॉज होते हैं। तो दिस इज व्हाई वी आर हियर, हमने आपकी सपोर्ट करनी है, हमने आपको एज अ फैसिलिटेटर आपको इस काम के अंदर जो है वो इम्प्रूव करना है। तो मैंने थोड़ा महसूस किया कि जब मैंने अपने एक वर्क सेशन के अंदर वन ऑफ माय कंपनीज इन विच आई हैव वर्क विद, जब स्किल मैट्रिक्स को डेवलप करने की कोशिश की, बनाने की कोशिश की, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आई कि जी इसको बनाने का फ़ायदा क्या है, प्लस आप इसको बोर्ड के ऊपर लगा रहे हैं, तो ऑपरेटर्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाएंगे कि जी हमारा तो 25% पे रखा, फलां बंदा जो है वो 75% पे है या 100% पे है। तो फिर मैंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की हाफ ग्लास ऑफ वाटर के एग्जांपल देके कि यार आप आधे ग्लास को खाली को क्यों देख रहे हैं, जो भरा हुआ है आप उसको देखें। तो ये भी तो हो सकता है कि जो लड़का कम एफिशिएंट है या उसका स्किल विल कम है इन परसेंटेज, बाकियों को देख के वो मोटिवेट हो जाए, और जब वो अपनी अपने सामने बोर्ड पे लगी हुई इम्प्रूवमेंट को देखेगा 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, तो उसकी एनकरेजमेंट बढ़ेगी। वो ये कहेगा कि यार मैं पहले 25 पे था, अब मैं 50 पे आ गया हूँ, मैं 75 पे आ गया हूँ इस पर्टिकुलर एरिया की, इस पर्टिकुलर एक्सपर्टीज की, और अब मैं 100% पे खड़ा हूँ। तो वो एनकरेज करेगा और फिर वो बाकी लोगों को देखेगा कि अच्छा मैंने ये वाला स्किल तो अडॉप्ट कर लिया है, अब मैंने ये 3 से 4 और स्किल भी अडॉप्ट करने ताकि मैं क्रॉस फंक्शनल हो जाऊं। आज अगर मैं एक मशीन पे काम कर रहा हूँ तो मैं अगली 2-3 मशीनें चलाने के काबिल हो जाऊं, और फिर मैं अपनी गैप एनालिसिस करके खुद ही अपने सुपीरियर को बताऊं कि सर मैं ये वाला काम करना चाहता हूँ, ये एरिया मेरा एक्सपर्ट एरिया ऑफ एक्सपर्टीज बन गया है, बट अब मैं यहाँ पर आके अपने इस गैप को भी फिल करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आपको इंगेज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा बार बार। यू कैन नॉट जस्ट हैंग अ बोर्ड इन अ सर्टेन फ्लोर एंड थिंक के लोग जाएंगे वहां पे भर देंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद जैसे सबसे बड़ा एक और एरिया में आ जाता है कि बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा विजुअल्स जो हैं वो लग जाते हैं। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आप स्कोप इन स्कोप आउट करके चलेंगे, पिन पॉइंट करके अपने हॉटस्पॉट को चलेंगे, तो ये वाला चैलेंज भी अच्छा, आपको नहीं इसमें आएगा। एग्जैक्ट इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा कि एग्जैक्टली आपने बड़ी अच्छी बात करी इसमें कि विजुअल लगा देते हैं और विजुअल लगा दिए और सारी चीजें कर दी, और यू कैन से दैट अभी मैं नॉट डिस्करेजिंग या मैं क्या उसको बोलूंगा कि यार मैं ये इसको डिस्करेज कर रहा हूँ या इस तरीके से, बट द थिंग इज राइट नाउ जो है वो आपका यू कैन से दैट कि विजुअल फैक्ट्री या विजुअल मैनेजमेंट जो लोगों ने कुछ लीडर्स ने जो है वो मतलब वो अनप्रोफेशनल दे दिया है, तो बस सजाना है, ऑडिट आया, ऑडिट आके जी दिखा दिया और बहुत खूबसूरत कर दी बिल्डिंग और फैसिलिटी वाली 5S करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, बट एक्चुअल देयर इज नो डेटा और सारी चीजें, या डेटा भी है उसके अंदर मैनिपुलेशन की भी होती है इस तरीके। तो ये सारी चीजें होती है कि वी कैन से दैट कि ये भी एक चैलेंज वी कैन से हमने, क्योंकि आई एम आल्सो फ्रॉम इंडस्ट्री, हम इंडस्ट्री के अंदर एक चीज़ देख रहे होते हैं कि वो फैशन इम्प्रूवमेंट तो हुई भी होती है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम रियल इम्प्रूवमेंट की बात करें या वी कैन से दैट कि अगर हम एक्चुअल इम्प्रूवमेंट की बात करें, एक्चुअल KPI की बात करें, एक्चुअल चीज़ों की बात करें, डिजिट्स की बात करें, तो वो डिजिट्स जो है वो लाइन ही करे तो फेल हो जाता है ये चीज़। तो ये सारी चीज़ें थी, तो एंड वी हैव आल्सो अप टू द टाइम कि हमारे पास 3 मिनट ऊपर हो गए, बट वी हैव स्टार्टेड येट, बट थैंक यू सो मच कि आपने आज हमें वो सब टाइम दिया, थैंक यू। कि बहुत अच्छी मज़ेदार डिस्कशन हुई है, एंड बाकी है कि इंशाल्लाह मूव वे फॉरवर्ड हम आपके साथ चीज़ें भी करते रहेंगे और डिफरेंट डिफरेंट, because you are also you can say that कि आप इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं, डिफरेंट डिफरेंट गुड प्रैक्टिस है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो थैंक यू सो मच सर, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम 2 मिनट लेंगे आपके और फर्दर यूथ को या यंग इंडस्ट्रियल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर जो प्रोसेस इंप्रूवमेंट कर रहे हैं या प्रोसेस इंडस्ट्री से है या जिस भी इंडस्ट्री से, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको? अच्छा, मैं बेसिकली अभी रिसेंटली पंजाब यूनिवर्सिटी में भी गया था, तो वहाँ पर भी मैंने एक सेशन इंडस्ट्रियल इंजीनियर से जो है एंगेजमेंट की। तो वहाँ पर भी मैंने उनको एक वन लाइनर बेसिकली ये दिया कि बेसिकली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है पाकिस्तान के अंदर आने वाले 10 ईयर्स सैचुरेशन का शिकार नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि जिस अनफॉर्चुनेटली
पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, इंडस्ट्रियल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की कोर को जो है सेपरेट रखें, इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ मिक्स ना करें। मैंने बास करिकुलम में भी देखा, बास इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स को भी देखा कि वो अपना मेजर फोकस जो है वो रखते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की साइड पे। दैट्स अ इंटायरली सेपरेट फील्ड। तो हम हाँ, भी जब तो पास आउट आप, हुए थे तब भी ये सोचते थे कि वी आर जस्ट हाँ, लाइक अ तो मैकेनिकल इंजीनियर, बट जो कॉलेज बिल्कुल, साहब से पास आउट है। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली exactly. तो आपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की कोर को पकड़ के रखना है, क्योंकि जी जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी आने वाले वक्त में विद इन द पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्कोप आने वाला है। ऑपरेशनल एक्सीलेंस, लीन वही और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इज द फ्यूचर इन करंट पैराडाइम ऑफ पाकिस्तान। एंड ऑल्सो अगर हमें बाहर भी देखा जाए तो या lot of industry, a lot of country are you can say working on cooperating projects and all that. And industrial engineer is the best way or best field to you can say optimize the process and costs cutting, lean something and kaizens एग्जैक्टली। और ये सारी चीजें हम लोग की एक्सपर्टीज होती हैं। सप्लाई चेन ऑल्सो है, बहुत सारी चीजें हैं। या तो ये सारी या चीजें थी। तो थैंक यू सो मच, वेरी नाइस मैसेज टुवर्ड्स यू। काफी यूथ जो है वो कंफ्यूज होती है टुवर्ड्स फील्ड लेके। और बाकी ये कि इफ एनीवन हैव अ क्वेश्चन तो हम आपको साथ शेयर करेंगे वन टू वन। और अगर इंडस्ट्रियल लीडर्स जो हैं, जो बच्चे हैं हमारे देख रहे हैं प्रोग्राम, वो अगर जो भी क्वेश्चन होता है वो कनेक्ट होता है, वो आपके साथ कनेक्ट भी होते हैं। आप यू आर ऑल्सो ऑन लिंक्डइन, हम भी लिंक्डइन पे हैं, तो हम आपको टैग भी कर देंगे। तो इफ एनीवन वांट्स टू टॉक विद यू रिगार्डिंग एनीथिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और कोई और प्रोसेस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, तो वो आपके साथ ही विल कॉन्टेक्ट यू डायरेक्टली। थैंक यू नहीं सो सर, मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय बाय सर। अल्लाह हाफिज।